शीत युद्ध काल 1947 से 1991 एक विस्तृत विश्लेषण देखें हम। आज यह हमारा टॉपिक रहेगा। इंट्रोडक्शन देखें हम सबसे पहले तो शीत युद्ध कोल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद से 1947 से 1991 तक चला। ये एक वैचारिक राजनीतिक और सामरिक संघर्ष था जो मुख्यतः दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच लड़ा गया था। यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था बल्कि यह हथियारों की होड़, कूटनीतिक तनाव, गुप्तचरों और कई संस्थाओं पर अप्रत्यक्ष युद्ध प्रॉक्सी वार के रूप में लड़ा गया था। इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और विभिन्न देशों की विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया था। समझ रहे हैं आप लोग? ये मतलब अपने ऊपर तो क्या, ये पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ा हुआ था। पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री पे असर पड़ा था। खास करके देखा जाए तो भारत पे और इधर में जो विकासशील देश हैं उन पे तो लगभग पड़ा ही था। तो विकासशील देशों को भी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइटेड करना पड़ेगा कि उन पे कैसे असर पड़ा था। इसके अकॉर्डिंग हम भारत पे देखा जाए तो क्या क्या भारत पे असर पड़ा था और भारत किसका साथ दिया था, भारत कैसे तटस्थ था, दोनों महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखा था। हम देखेंगे शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे वैचारिक मतभेद। अमेरिका पूंजीवादी लोकतंत्र कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी का समर्थन करता था जबकि सोवियत संघ साम्यवादी कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां। युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। पश्चिमी गुट अमेरिका और इसके सहयोगी, पूर्वी गुट सोवियत संघ और कम्युनिस्ट देश। कम्युनिस्ट देश कौन कौन सा, जैसे ये आ जाएगा चाइना, आ जाएगा आपको कोरिया, आ जाएगा जापान, आ जाएगा। समझ गए ना? मगर जापान तो अमेरिका के साथ में था, चाइना और उत्तर कोरिया यूएसएसआर के साथ में थे उस टाइम में, याद रखिएगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ और शक्ति संतुलन यूएनओ ने बनने के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच विश्वास की कमी थी। यूएनओ बनने के बाद भी जो है ना, इन दोनों महाशक्तियों को बीच में क्या कमी थी? विश्वास की कमी थी। और यूएन उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मगर इसके बाद ही यूएन ने अपनी शक्ति को दिखाया पूरे वर्ल्ड में। एक मिनट, ये भी आप लोग इस पॉइंट को रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? हथियारों की दौड़ से परमाणु शक्तियों का प्रयोग। अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया जिससे सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियारों का विकास शुरू किया था। अन्य देशों में प्रभाव बढ़ाने की होड़। अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया जबकि सोवियत संघ ने वर्साय संधि बनाई थी। गुप्तचर और सैन्य संगठन सीआईए अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और केजीबी सोवियत संघ के इंटेलिजेंस एजेंसी केमिटेंट गुसुदर्त सत्रय और बोगोर स्वेनिस्ट रूसी इंटेलिजेंस इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही थी। जैसे एजेंसियां सक्रिय थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और वर्साय संधि पैक्ट जैसे सैन्य संगठन अपने गठबंधन बना रहे थे। मतलब वार्सा की संधि, समझ गए ना? और इधर में नाटो, समझ गए, ये अपनी जो है ना सैन्य संगठन गठबंधन एक तरह से तैयार कर रहे थे। समझ गए? अब नाटो किनके फेवर में जाएगा? यूएस के फेवर में जाएगा। और वार्सा संधि जो है, वार्सा पार्टी जो थी वो किसके करीब आएगी, संपर्क में आएगी? ये यूएसएसआर के करीब में आएगा, सोवियत संघ के करीब आएगा। याद रखिएगा। मुख्य घटनाएं और दौर। प्रारंभिक दौर अगर हम देखेंगे तो प्रथम चरण में अगर हम देखेंगे तो 1947 से 1953 का हम दौर देखेंगे। टू मैन सिद्धांत। 1947 के अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए आर्थिक और सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया था। ये किनको देना शुरू कर दिया था? पश्चिमी देशों को, नाटो के कंट्रीज जो हैं उनको सैन्य और वित्तीय सहायता देना स्टार्ट कर दिया था। किसके खिलाफ में? रसिया के खिलाफ में। जो आज हम रसिया हम जिसको समझते हैं, जो पहले सोवियत संघ था, 1991 में जो है ना यूएसएसआर का विघटन हुआ। याद रखिएगा। मार्शल प्लान 1948 में पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की गई थी ताकि वो साम्यवाद से बचा सके। कौन बचा सके? अमेरिका। अमेरिका ने आर्थिक मदद दिया था। बर्लिन संघ का उसके जस्ट बाद ही आ रहा है
1948 में, 1949 में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की घेराबंदी की, लेकिन अमेरिका और सहयोगी ने बर्लिन एयरलिफ्ट के जरिए सहायता भेजी थी। याद रखिएगा, नाटो 1949 में स्थापना की गई थी। साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाए थे। चीनी क्रांति 1949 में चीन में मातो सो तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी थी। किनके ये में? चीन के माओ तसे तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। याद रखिएगा, चीनी क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। और चीनी क्रांति के जो प्रमुख लीडर का क्या नाम था? माओ तसे तुंग। 3 बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं। कोरियाई युद्ध कब हुआ था? 1950 से लेकर 1953 में। उत्तर कोरिया सोवियत समिति और दक्षिण कोरिया अमेरिकी समिति के बीच संघर्ष हुआ था। मतलब दक्षिणी कोरिया का साथ कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। और उत्तर कोरिया का साथ कौन दे रहा था? यूएसएसआर दे रहा था, सोवियत संघ दे रहा था। याद रखिएगा। मध्यकाल में अगर हम लोग देखें, इसी के बीच का जो मध्य पीरियड था 1953 से 1979 का दौर में बता रहा हूं, पीरियड बता रहा हूं। तनाव और टकराव, स्टालिन के मृत्यु के बाद 1953 और क्रुश्चेव का दौर, सोवियत संघ की थोड़ी नरमी आई, लेकिन संघर्ष जारी रहा। हंगरी क्रांति कब आया था? 1956 में। सोवियत संघ ने हंगरी के साम्यवाद विरोधी गुट को कुचल दिया था। समझ गए ना? अब हंगरी में भी जो क्रांति हुई थी उसको भी कचला, साम्यवादी गुट को कुचला गया। और उसके बाद आता है स्पुतनिक संकट। स्पुतनिक संकट कब हुआ था? 1957 में। ये स्पुतनिक संकट क्या था? उपग्रह था। किसका उपग्रह था? सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। समझ गए ना? अमेरिका भी जो है ना अपने सैटेलाइट के एक्सपेरिमेंट और ग्रहों को मतलब आकाश में भेजने का एक तरह से होल्ड लग गया। किसके बीच में? सोवियत संघ के बीच में और यूएस के बीच में। याद रखिएगा। बर्लिन संकट कब हुआ था? 1961। और बर्लिन की दीवार पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को अलग करने के लिए दीवार बन गई थी। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया था। ये इस पे एक लेक्चर भी बन चुका है, क्यूबा मिसाइल संकट पे। अभी शायद पढ़ भी चुका होगा, आप लोग वाचिंग कीजिए, आप लोग खुद पता चलेगा। समझ गए ना? और उस पे अमेरिका कैसे तिल मिलाया था सोवियत संघ को, और सोवियत संघ जो है ना अमेरिका की घेरने की नीति कर रहा था। तो अमेरिका ने उसमें एक प्रबल तरीके से अपने वक्तव्य दिया था। उसने भी एटॉमिक्स वार का यूएसएसआर पे, मतलब सोवियत संघ पे धमकी दिया था कि अगर उसने क्यूबा से अपनी मिसाइलें नहीं हटाई तो हम जो है रस्सा पे डायरेक्ट अटैक कर लेंगे। याद रखिए इस पे। और इसमें क्यूबा का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इस पे एक लेक्चर बन चुका है, एक आप लोग के लिए वीडियो और आ चुकी है, आप लोग वाचिंग कीजिए। वियतनाम युद्ध 1975 में अमेरिका और सोवियत संघ के समर्थन से दो पक्षों के बीच युद्ध हुआ था, जिससे अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था। अब अफगानिस्तान वाला मुद्दा देख लें। अफगानिस्तान वाला मुद्दा ये रिसेंटली वाला 90 के दशक में मत जाइएगा, 2000 वाला, ये एक 1979 में भी हुआ था। समझ गया? जिसमें अमेरिका ने वही अफगानिस्तान को पूरा खुला तरीका से समर्थन दिया था। पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? किसके खिलाफ में? रसिया के खिलाफ में। तो चलिए आते हैं, देखते हैं अफगानिस्तान युद्ध 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसे अमेरिका ने मुजाहिदीन को सहायता प्रदान की थी और बाहरी पैमाने पे वित्तीय और जो है सैन्य सहायता प्रदान किया था। अंतरिम चरण में अगर हम देखेंगे तो 1991 में शीत युद्ध का अंत, रेगन सिद्धांत 1981 से 1989 तक अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने साम्यवाद के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई और सोवियत संघ को आक्रामक तरीका से आर्थिक और सैन्य तरीका से प्रतिबंध भी लगाए थे। समझ रहे हैं ना? और इन्होंने जो है ना, रोनाल्ड ने जो है ना एक तरीका से सबसे प्रबल तरीका से अपने वक्तव्य में और आते हुए व्हाइट हाउस में बोला था कि सैन्य रूप से कमजोर करने के लिए रक्षा खर्च बढ़ाना होगा। किसको सैन्य रूप से कमजोर करने के लिए? सोवियत संघ को, यूएसएसआर को, रसिया को। समझ गए ना? गोर्बाचोव की नीति
1985 से 1991 तक सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन और गलास गलासनोस्त खुलापन की नीति लागू की थी। अब खुलापन में क्या मतलब रसिया में क्या बोला गया था, गलासनोस्त बोला गया था, याद रखिएगा ये वर्ड। ये कौन थे वहां पे, किन्होंने इसका जो है ना खुल्लम नीति के अपना मतलब एक तरह से बोले जाए आर्थिक अर्थव्यवस्था में कौन थे, किन्होंने दिया था, रसिया के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था, याद रखिएगा। बर्लिन की दीवार गिरना 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश लोकतंत्र हो गए थे। मतलब रसिया के जो साम्यवादी विचार था उससे निकल गए, समझ गए। और ये जर्मनी का एक वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लोगों को एक साथ मैंने पढ़ाया हुआ है ग्लोबल कैरियर पे, जर्मनी का एकीकरण, तो उसमें आप लोग देखिएगा सब कुछ आप लोगों को फुल्ली तरीका से हमने बताया हुआ। अब ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जा रहा है, थोड़ा सा लिंक तो कर ही रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा उधर से देखिए वीडियो और इधर से देखिए और लिंक करते चलिए, मिलाते चलिए, आप लोगों को समझ आता चलेगा। और लिखते चलिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। सोवियत संघ का विघटन 1991 में 15 स्वतंत्र गणराज्यों का सोवियत संघ टूट गया, जिससे शीत युद्ध का अंत हुआ था। देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ, वहीं से शीत युद्ध का समाप्ति भी हो गया था 1991 में, याद रखिएगा। शीत युद्ध का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नवीन प्रौद्योगिकी विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान और कंप्यूटर तकनीक में प्रगति, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बढ़ी और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते को बढ़ावा मिला था। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहल किया था और इस पे आज भी बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चालू है। जैसे क्लाइमेट में ले लीजिए, यूएनसी का ले लीजिए आप, अभी देखिए रशिया यूक्रेन वाला जो मामला था उस पे हुआ था, आपको फिलिस्तीन वाला जो मामला था उस पे हुआ था, ईरान का मामला को भी लेके जो है ना यूएनसी में जो है ना बैठकें हुई और मीटिंग जो है समय समय पे बुलाया गया और इसका समाधान के लिए भी बोला गया। अभी इंडिया भी जो है ना चाइना के एक वर्डिंग भी बोला है कि जैसे इंडियन पैसिफिक ओशन में चाइना जो इंडिया को घेर रहा है, उस पे भी यूएनसी पे कई बार जो है ना ये बातें उठ चुकी हुई हैं, याद रखिएगा आप लोग। वैश्विक कूटनीति का विकास, कई देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एमएएम नाम, याद रखिएगा, तथा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, जिसमें भारत सबसे पहला नंबर है, याद रखिएगा। अपना अपना देश का सबसे पहले हाईलाइटेड कीजिएगा। नकारात्मक प्रभाव, स्थानीय युद्ध और अस्थिरता, वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान और अन्य देशों में संघर्ष हुए, परमाणु हथियारों की दौड़, दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे में से बार बार गुजरती रही है। ये 1945 जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उसके बाद से भी जो है ना इस संकट से जो दुनिया है ना जूझती रही है। ऐसा नहीं है कि पहले एक बार हो चुका, और अभी भी जो है ना न्यूक्लियर वेपन का यूज पूरे वर्ल्ड पे होने का अभी भी खतरा है। आर्थिक संकट, सोवियत संघ के विघटन का एक बड़ा कारण सैन्य खर्च की अधिकतम है, मतलब एक तरह से अधिकता देखिए, अधिकतम देखिए। निष्कर्ष देखिएगा तो शीत युद्ध 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संघर्ष था, जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को दशक तक प्रभावित किया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसके प्रभाव आज भी वैश्विक राजनीतिक में देखे जा सकते हैं। अमेरिका का एकमात्र सुपर पावर बन गिरना और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि इसमें रूस और चीन जैसी शक्तियों के उदय से यह बहस फिर से शुरू हो गया है कि दुनिया अब एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है। क्या अभी भी आशंकाएं हैं कि जो है